Okay guys, so in this video we will be starting a new chapter that is chapter 3 और जिसको हम लोग हार्डवेयर का चैप्टर कहते हैं, ठीक है। अब बेटा हार्डवेयर के चैप्टर में सबसे पहले ना हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को समझनी पड़ेंगी एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉन न्यूमैन मॉडल। सबसे पहली बात हम लोग को ये समझनी पड़ेगी कि वॉन न्यूमैन बंदा कौन था। देखो वॉन न्यूमैन हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने बेसिकली क्या सोचा कि यार ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि जिस तरह से ह्यूमन का ब्रेन प्रोसेसिंग करता है ना, उस तरह से हमारे पास एक कंप्यूटर या फिर एक सीपीयू जो ना प्रोसेसिंग कर सके। तो बेसिकली उस टाइम पे सीपीयू तो नहीं था, लेकिन उस टाइम पे वो ये चाहता था कि भाई कोई एक ऑटोमेटेड सिस्टम हो कि जिस तरह से ह्यूमन प्रोसेसिंग करता है ना, तो उस तरह से एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर सके, ठीक है। जो बेसिकली 3 बेसिक फंक्शंस को ना का परफॉर्म कर सके। जो 3 बेसिक फंक्शंस वो क्या थे, एक था इनपुट, दूसरा था हमारे पास प्रोसेस और तीसरा था हमारे पास आउटपुट। तो ये जो 3 बेसिक फंक्शंस है ना, ये परफॉर्म कर सके कंप्यूटर, और जो काम एक इंसान 2 से 3 मिनट के अंदर करता है, वो काम कंप्यूटर उससे कम टाइम के अंदर कर ले। तो बेसिकली ये जो है ना, वो हमारे पास वॉन न्यूमैन मॉडल की जो है ना वो बेसिस थी कि यार मतलब वॉन न्यूमैन मॉडल जो है ना वो इनटू एग्जिस्टेंस क्यों आया, ठीक है। तो वॉन न्यूमैन ने एक आर्किटेक्चर बनाया बेटा इस सब के लिए, और उस आर्किटेक्चर को जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर उसने इस आर्किटेक्चर को बिल्ड करा वो था हमारे पास स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक आर्किटेक्चर बनाया जिसके अंदर ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन की इंटरवेंशन के बगैर जो है ना वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा अपनी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली वॉन न्यूमैन मॉडल था। अब वॉन न्यूमैन मॉडल के अंदर जो है ना, वॉन न्यूमैन ने जो आर्किटेक्चर बनाया उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें बनाई कि भाई इसके अंदर लेट्स से एक सीपीयू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसके अंदर हमें रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अंदर हमें बसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने एक वॉन न्यूमैन मॉडल बनाया अपना पूरा कि भाई कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जो कि मिलके सारी प्रोसेसिंग करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो उसके पास उसने जो बनाई अपने मॉडल के अंदर, दैट वॉज सीपीयू, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सारी चीज़ों को जो ना ओवरलुक करता है, जो कि सारी चीज़ें जो ना वो मैनेज करता है। तो ये हमारे पास सीपीयू है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं सीपीयू क्या होता है, फिर इसको ना हम एक एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से लिंक करेंगे, तो उसको उस एग्जांपल से हम लोग इजीली समझेंगे। सो लेट्स से बोलता है सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज अ माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू को हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं बेटा, माइक्रो प्रोसेसर का नाम दे सकते हैं। और अ प्रोसेसर दैट इज सेंट्रल टू ऑल मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेसर जो कि हर मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लाजमी लगा हुआ होता है। तो सीपीयू वो सिस्टम है, सीपीयू वो प्रोसेसर है जो कि हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है। बोलता है इंक्लूडिंग टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स, मतलब टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स के अंदर भी जो ना वो सीपीयू हमारे पास लगा हुआ होता है, ठीक है। बोलता है द सीपीयू इज वेरी ऑफन इंस्टॉल्ड एज एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि लेट्स से यार ये मेरे पास चिप थी एक, ठीक है। तो चिप के ऊपर ना इसका प्रोसेसर एम्बेड हुआ हुआ होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि भाई सीपीयू जो होता है ना वो हमारे पास एक चिप के ऊपर होता है, इसका प्रोसेसर हमारे पास उस चिप के ऊपर एम्बेड हुआ हुआ होता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, बेसिकली एक सर्किट है जो कि सिर्फ एक सिंगल माइक्रोचिप के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ होता है। मुझे बोलता है द सीपीयू हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस और डाटा है उन सब की प्रोसेसिंग सीपीयू देखेगा, ठीक है। और सीपीयू जो है ना उसके अंदर कुछ चीज़ होती है हमारे पास। सबसे पहले इसके अंदर 4 चीज़ आती है हमारे पास। एक आता है बेटा कंट्रोल यूनिट, दूसरा हमारे पास एएलयू आता है जिसको हम लोग एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। थर्ड हमारे पास चीज़ है बेटा रजिस्टर्स आते हैं इसके अंदर, और फोर्थ हमारे पास चीज़ आती है बेटा बसेस। तो ये 4 चीज़ें मिलाकर ना बेटा हमारे पास सीपीयू बनता है। मतलब बेसिकली सीपीयू के अंदर ही 4 तरह के कंपोनेंट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसकी एक मिसाल समझते हैं हम लोग। सो लेट्स से मैं एक एग्जांपल आप लोग को यहाँ पे लेके दिखाऊंगा। देखो बेटा हमारे पास ना, मैं एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल से बच्चों की बात समझाता हूँ कि लेट्स से मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, सही है। तो रेस्टोरेंट का सबसे पहले भाई कोई ना कोई ओनर होगा, ठीक है। ये हमारे पास रेस्टोरेंट का क्या है भाई, ओनर है, ठीक है। रेस्टोरेंट के ओनर के बाद हमारे पास रेस्टोरेंट के ओनर से नीचे एक बंदा होता है जो कि पूरा रेस्टोरेंट मैनेज कर रहा होता है। सो लेट्स से हमारे पास जो है ना वो एक मैनेजर है, ठीक है। ये हमारे पास रेस्टोरेंट का क्या है भाई, मैनेजर है, ठीक है। मैनेजर के बाद क्या होता है रेस्टोरेंट के अंदर, कि रेस्टोरेंट के अंदर भी जो ना बेटा छोटे छोटे मैनेजर्स होते हैं। लेट्स से भाई एक जो ना वो शेफ मैनेजर है, ठीक है। वो क्या करेगा कि भाई जितने भी शेफ्स हैं उनको मैनेज करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास लेट्स से एक क्लीनिंग मैनेजर है, सही है। वो क्या करेगा कि वो जितने भी जो है ना वो क्लीनिंग स्टाफ है, जितना भी बंदा जो है जो एक रेस्टोरेंट को क्लीन रखता है, तो वो क्लीनिंग वाले बंदों को जो है ना वो मैनेज करेगा। तो दिस इज़ आवर क्लीनिंग मैनेजर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास रेस्टोरेंट के अंदर और क्या होता है भाई, हमारे पास जो है ना वो कोई और भी मैनेजर होगा जो कि लेट्स से वेटर का मैनेजर है, सही है।
तो वो क्या करेगा कि भाई जितने भी वेटर्स हैं उनको जो है ना मैनेज करेगा। तो बेसिकली हमारा रेस्टोरेंट सिस्टम कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है कि भाई एक ओनर होता है, ओनर मतलब ये हायरार्की इस तरह से होती है कि एक ओनर होता है, ओनर के नीचे एक हमारे पास मैनेजर होता है जो कि सारे मैनेजर्स को जो है ना वो मैनेज कर रहा होता है, जो जो सबके अंडर आ रहे होते हैं। जैसे शेफ मैनेजर भी उसके अंडर आएगा, जैसे कि जो है ना क्लीनिंग मैनेजर भी उसके अंदर आएगा, जैसे कि वेटर मैनेजर भी उसके अंदर आएगा। तो सारे छोटे छोटे मैनेजर्स जो है ना वो उस बड़े वाले मैनेजर के अंडर आएंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि भाई रेस्टोरेंट का मॉडल कुछ इस तरह से काम करता है। अब जो हमारे पास बेटा रेस्टोरेंट का मॉडल है ना, दिस इज वेरी सिमिलर टू फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, जो कि वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर था। तो अब लेट्स से हमारे पास यहाँ पे ओनर की जगह पे ना बेटा मैं आप लोग को लिखता हूँ कि भाई हमारे पास जो ओनर है ना उसकी जगह पे हमारे पास जो है ना वो था यहाँ पे सीपीयू। ठीक है, तो हमारे पास जो सीपीयू है ना बेटा वो हमारे पास हमारा ओनर की तरह है, जो बेसिकली ना सब चीजों को मैनेज करेगा, जो सब चीजें देख रहा था। ओनर क्या करता है, ओनर वैसे खुद काम नहीं करता, लेकिन ओनर क्या करता है, सब चीजों को ओवरलुक करता है। जहां मसला होता है वहां आ जाता है कि भाई क्यों मसला हो रहा है, जहां पे कोई मसला होता है वहां इन्वेस्टिगेट करने का आता है भाई कि मसला क्यों रहा मेरे रेस्टोरेंट के अंदर। तो इसी तरह से ओनर की तरह क्या है, हमारे पास सीपीयू है जो कि सारी चीजें जो है मैनेज करेगा, सब चीजों को ओवरलुक करेगा, सारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को देखेगा। तो उसके अंदर बहुत बड़ी टीम होगी, उसके नीचे एक टीम होगी। तो इस तरह से हमारे पास ओनर होता है। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की एग्जांपल है इस मैनेजर की तरह। ये जो हमारे पास मैनेजर है ना, जो ओनर के नीचे जो मैनेजर आता है, ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट की एग्जांपल है। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए कि वॉन न्यूमैन का जो मॉडल है ना वो तीन चीजों के ऊपर बनता है। वो हमारे पास जो है ना प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मिला के बनता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई प्रोसेसर यानी जो हमारे पास सीपीयू है, प्रोसेसर जो है वो बेसिकली ना उसकी एक जो वॉन ह्यूमन मॉडल है, जाहिर सी बात है उसने एक ह्यूमन मॉडल को रेप्लिकेट करा है कि भाई जिस तरह से ह्यूमन प्रोसेसिंग करता है ना उसी तरह से प्रोसेसिंग करनी सीपीयू को, मतलब पूरे वॉन ह्यूमन मॉडल को। तो वॉन ह्यूमन ने क्या करा कि भाई इससे देखा कि यार हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो तीन तरह के काम करता है। वो एक काम ये करता है कि भाई जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोसेस करता है, उनको उनके बारे में सोचता है, उसको थिंक करता है, उसके ऊपर लॉजिकल रीजनिंग लगाता है। दूसरा हमारे पास क्या करता है, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो भी हम लोग बात सुनते हैं वो उस बात को रिटेन करता है, उस बात को बेटा समझता है, अपने अपने माइंड के अंदर उस बात को संभाल के रखता है। तो स्टोरेज का काम भी करता है हमारे पास, मेमोरी यूनिट वाला काम करता है। और थर्ड काम क्या करता है, हमारा ब्रेन जो है वो हमारे मुंह के जरिए जो है ना वो कम्युनिकेशन भी करवाता है हमसे, कि भाई हमसे इंस्ट्रक्शंस फेच करवाता है। मतलब लोगों से हम बात करते हैं तो हम लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम लोग लोगों से कोई ना कोई कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है ना वो पूरा करता है वॉन न्यूमैन मॉडल। तो हमारे पास वॉन न्यूमैन मॉडल ना ये तीन चीजों के ऊपर बिल्ट है। तो जो तीन चीजें बिल्ट है इसको मैनेज कौन करता है, हमारे पास कंट्रोल यूनिट मैनेज कर रहा है इसको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बात बताई ना कि हमारा मैनेजर है ना, मैनेजर सबको मैनेज कर रहा होगा, पूरे रेस्टोरेंट के सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, और उसको कौन मैनेज कर रहा होगा भाई, इसको ओनर मैनेज कर रहा होगा, यानी सीपीयू मैनेज कर रहा होगा। तो यहाँ पास कंट्रोल यूनिट बेसिकली सारे ऑपरेशंस, प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के सारे ऑपरेशंस को बेटा मैनेज करेगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, हमारे पास सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा। सिग्नल्स को इंटरप्रेट करने का क्या मतलब है कि भाई कोई भी काम है, कोई भी मसला है, लेट्स से कोई रेस्टोरेंट के अंदर कोई मसला होता है कि भाई लेट्स से एक दिन रेस्टोरेंट के अंदर या कोई आइटम शॉर्ट है, सही है, या कोई इन्वेंट्री शॉर्ट है, सही है, या फिर रेस्टोरेंट के अंदर लेट्स से लाइट नहीं है, या रेस्टोरेंट के कोई एसीज काम नहीं कर रहे। तो भाई जितने भी मसले हैं उन मसलों को एड्रेस करेगा। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उन मसलों को समझेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी अगर कोई मसला आता है, कोई सिग्नल आता है, तो उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। थर्ड हमारे पास क्या है कि वो सिग्नल्स को जनरेट करता है अलोंग द कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस क्या चीज है हमारे पास वो भी हम आगे समझेंगे, लेकिन बेसिकली ये बात समझो कि सिग्नल्स क्या करता है, जनरेट करता है टू टेल अदर कंपोनेंट्स इन द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि यार जब भी मैनेजर है ना, तो मैनेजर बेसिकली क्या काम करता है कि मैनेजर ऐसा थोड़ी कि यार जब वो सारा काम हो रहा है सिर्फ उसको देख रहा है कि भाई अच्छा वो स्टाफ जो है ना वो जाके खाना डिलीवर कर रहे हैं, अच्छा ये शेफ जो है ना खाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मैनेजर बेसिकली क्या करता है कि भाई पूरा आपके अंदर ना सिस्टम बनाता है। भाई लेट्स से आज दिन स्टार्ट हुआ तो मैनेजर आज बोलेगा कि भाई इस आइटम की ना इतनी इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, तुम लोग खाना जो है ना इस टाइम से बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, तुम लोग जो है ना वो इतने बजे हमारे पास जो है ना वो कस्टमर्स आना शुरू होते, तो भाई इतने टाइम पे इस टाइम पे एसी चल जाना चाहिए, इस टाइम पे भाई सारी क्लीनिंग हो जानी चाहिए, इस टाइम पे हमारे पास जो रिजर्वेशन ऑफिसर है वो भाई नीचे बैठा हुआ होना चाहिए कि भाई जैसे कोई क्वेरी आए, जैसे ही कोई हमारे पास कोई कस्टमर आए तो भाई इसको वेटिंग करवाए, सही है। अगर बहुत ज्यादा कस्टमर्स की लाइन तो किस तरह से मैनेज करनी है। तो बेसिकली हमारा जो मैनेजर है बेटा वो क्या करता है कि हर बंदे को ना उसका रोल असाइन कर देता है। तो भाई तुम्हारा आज काम ये है, तुम्हें आज ये काम करना है। तो इसी तरह से हमारे पास
जो हमारा कंट्रोल यूनिट है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि अदर कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स, जैसे कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो गया, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास हो गया रजिस्टर्स हो गया, बसेस हो गया, उन सबको ना बताता है कि भाई तुम्हें आज ये काम करना है, तुम्हें आज इस तरह से ये काम को एग्जीक्यूट करना है, तुम्हें आज इस तरह से ये काम कंप्लीट करना है। तो हमारे पास कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि अदर कंपोनेंट्स यानी जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको ये समझाते हैं कि भाई उनको क्या काम करने हैं। और ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर ये करता है कि भाई डाटा जो ना सिंक्रोनाइज्ड हो, ठीक है, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो सिंक्रोनाइज्ड हो। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर जो है वो लेट्स से भाई तुम्हारे पास कस्टमर आया, तो भाई कस्टमर आता है तो सबसे पहले भाई वो आता है नीचे रिजर्वेशन डेस्क के पास, ठीक है, वहां पे जो है ना उसका टेबल बुक होता है, फिर उसको जो है ना वो ऊपर भेजा जाता है कि अच्छा सर आप चले जाएं, आपकी टेबल लग गई है। फिर टेबल पे वेटर आता है, ठीक है, वेटर आके ऑर्डर लेता है, वो वेटर ऑर्डर जाके शेफ को बताता है, शेफ वो ऑर्डर प्रिपेयर करता है, ऑर्डर प्रिपेयर करने के बाद वो वेटर को वापसी बुलाता है कि बेटा आओ और खाना जो है ना वो कस्टमर के पास जो है ना वो उसकी टेबल पे आके रख दो। तो ये हमारे पास हायरार्की होती है। अब सोचो तुम कि ऐसा होना शुरू हो जाए कि भाई कस्टमर आने से पहले खाना तैयार हो जाए, और कस्टमर जब आए वो टेबल पे बैठे तो उसको बोले कि भाई खाना तो रेडी है आपका, आप जो है ना ऑर्डर आप कुछ नहीं अपनी मर्जी से कर सकते, जो हमने खाना बनाया वही खाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो तो बेटा ये कितना गलत होगा, आप मुझे बताओ। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर इस तरह से काम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब काम हमारा सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, काम हमारा एक फ्लो के अंदर नहीं हो रहा, हमारा फ्लो खराब है काम का। तो इसी तरह से कंट्रोल यूनिट भी क्या इंश्योर करता है कि भाई डेटा जो ना सिंक्रोनाइज्ड हो, जो काम जिस ऑर्डर के अंदर जिस सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए वो उसी सीक्वेंस के अंदर हो। ऐसा ना हो कि भाई कोई काम पहले हो रहा हो जो कि बाद में होना चाहिए था। तो अगर इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब आपका डेटा फ्लो या आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सिंक्रोनाइज नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट हमारे पास क्या करता है कि भाई इन डेटा इंस्ट्रक्शंस को और इस डेटा फ्लो और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को सिंक्रोनाइज करता है, मतलब इनको ऑर्डर मिलाता है, एक सीक्वेंस इनको प्रोवाइड करता है कि भाई तुम्हें इस तरह से काम करना, और इंश्योर करता है कि सीक्वेंस फॉलो हो थ्रू आउट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या करता है कि एक सिस्टम क्लॉक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस टाइमिंग सिग्नल्स ऑन द कंट्रोल बस टू इंश्योर वाइटल सिंक्रोनाइजेशन टेक्स प्लेस विदाउट विच द कंप्यूटर वुड सिंपली क्रैश। अब ये सिस्टम क्लॉक क्या है हमारे पास, ये बेटा इंशाल्लाह हम लोग आगे बात करेंगे कि सिस्टम क्लॉक क्या होती है। वो बेसिकली क्या करती है कि एक टाइमिंग सिग्नल्स बनाती है कि भाई कंट्रोल बस को कितनी देर में क्या काम करना है, ठीक है, और वो चेक करती है कि भाई क्या वाइटल सिंक्रोनाइजेशन जो है ना वो हो रही है, मतलब डाटा सारा सिंक्रोनाइज है, डाटा सारा सीक्वेंस के अंदर हो रहा है, जितने टाइम के अंदर काम होना चाहिए क्या वो उतने टाइम के अंदर ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे एग्जाम्पल वो ये कि भाई अगर मैनेजर जो है वो देखेगा कि भाई वेटर जो है वो टाइम पे ऑर्डर जो है उसकी कस्टमर की टेबल तक आ ही नहीं रहा, या कस्टमर को वेटिंग टाइम आपने दिया है कि भाई 45 मिनट, उसको 1.5 घंटे तक टेबल मिल नहीं रही, तो भाई ये मसला है, ठीक है। तो भाई अगर इस तरह के मसले होंगे तो जाहिर रेस्टोरेंट चलना बंद हो जाएगा। और अगर इस तरह के मसले अगर कंप्यूटर में होंगे कि भाई जितने टाइम आपने प्रॉमिस करा है उस टाइम के अंदर का काम नहीं हो रहा, तो कंप्यूटर बेसिकली क्रैश कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम क्लॉक क्या होती है, इंशाल्लाह हम लोग अभी थोड़ी देर के अंदर सीखेंगे ये चीज़ अगले लेक्चर्स के अंदर अपने कि भाई सिस्टम क्लॉक क्या होती है और ये टाइमिंग सिग्नल्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह हम लोग इस बारे में कुछ बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बताना चाहिए कि बेटा कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारे पास प्रोग्राम काउंटर और करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी होता है, पीसी और सीआईआर, ये हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जिन रजिस्टर्स को अभी हम लोग थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको बताना चाहिए कि भाई जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट मतलब लेट्स से मेरा कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारे पास एक प्रोग्राम काउंटर वाला रजिस्टर भी आता है और एक हमारे पास सीआईआर यानी करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी आता है। अभी दोनों चीज़ें क्या होती है कि हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब मैंने आप लोग को बेटा अभी तक एक एग्जांपल दे दी, हमारे पास लेट्स से सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू हमारे पास ओनर की एग्जांपल थी, ठीक है, ओनर के नीचे हमारे पास एक मैनेजर आता था जिसको मैंने कंट्रोल यूनिट की एग्जांपल दे दी। अब उस मैनेजर के नीचे छोटे छोटे मैनेजर्स हैं, जैसे कि शेफ मैनेजर है, शेफ मैनेजर की जगह में मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये समझ लो मेरे पास मेरा एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो गया, ठीक है। क्लीनिंग मैनेजर की जगह पे तुम समझ लो कि भाई ये मेरे पास रजिस्टर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा तुम ये समझ लो कि भाई मेरे पास वेटर मैनेजर की जगह पे मेरे पास आ गया भाई बसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास समझ लो छोटे छोटे और मैनेजर्स हैं जिनके नीचे और छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं। जैसे शेफ मैनेजर है, जो शेफ मैनेजर के नीचे 4-5 शेफ काम कर रहे होंगे ना। इस तरह से वेटर मैनेजर, तो वेटर मैनेजर के नीचे भाई और बहुत सारे वेटर्स काम कर रहे होंगे। क्लीनिंग मैनेजर, तो क्लीनिंग मैनेजर खुद थोड़ी सफाई करने बैठ जाएगा, क्लीनिंग मैनेजर के अंदर भाई बहुत सारे जो ना क्लीनिंग स्टाफ होगा जो कि काम कर रहा होगा। कोई क्लीनिंग स्टाफ जाहिर सी बात है किचन साफ कर रहा होगा, कोई क्लीनिंग स्टाफ बाहर का जो वेटिंग एरिया वो साफ करेगा, कोई क्लीनिंग स्टाफ ऐसा होगा जो कि भाई टेबल्स वगैरह को क्लीन करेगा। तो इस तरह के काम होता है। तो अब हमारे पास एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आता है। बेटा एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो कि सारे मैथमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशंस को कैरी आउट करता है। अब मैथमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है जिसके अंदर मैथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्ड है, लेट्स से कोई मैथ रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई एडिशन करनी है, कोई सब्ट्रैक्शन करनी है, कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है, कोई अगर इस तरह का काम करना है ना,
तो वो सिंपली बेटा हमारे पास एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट काम करेगा। और लॉजिक ऑपरेशंस का क्या मतलब है? लॉजिक ऑपरेशंस का मतलब है जो बूलियन ऑपरेशंस होते थे हमारे पास, कि भाई कोई भी नॉट गेट का कोई ऑपरेशन है, कोई एंड गेट का कोई ऑपरेशन है, कोई भी लॉजिक ऑपरेशन है, जो हम लोगों ने लॉजिक गेट के अंदर, हम लोगों ने बूलियन लॉजिक के अंदर जो भी हम लोगों ने ऑपरेशंस पढ़े थे, अगर कोई उस तरह का इंस्ट्रक्शन है बेटा, तो वो भी हमारे पास कहाँ कंप्लीट होगा, वो भी कौन एग्जीक्यूट करेगा? हमारे पास एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अच्छा, वंस लेट्स से भाई इसको ना एक इंस्ट्रक्शन मेरा एडिशन करने का कि भाई 23 प्लस 17 करके दिखाओ, तो 23 प्लस 17 करेगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसका आंसर आ गया लेट्स से 40। सही है? तो ये 40 आंसर जो है ना बेटा, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट नहीं दे सकता। ये 40 आंसर को क्या करेगा? ये एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा देगा, जिस रजिस्टर को हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटर, ACC। तो ये क्या करेगा? इस एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर, ACC के अंदर, ये 40 जो है ना बेटा स्टोर करवा देगा। ये 40 जब ACC के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो ये आउटपुट कौन करेगा बेटा? ACC करेगा। तो बेसिकली हमारा जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो कैलकुलेशन तो कर सकता है, लेकिन आउटपुट नहीं कर सकता। ये आउटपुट करने के लिए क्या करता है कि एक्यूमुलेटर को वो वैल्यू देता है, यानी ACC को वो वैल्यू देता है, और ACC यानी एक्यूमुलेटर उस वैल्यू को आउटपुट करता है, आगे उस वैल्यू को पास ऑन कर देता है। तो ये हमारे पास जो ना बेटा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम था। अब आते हैं हमारे पास थर्ड चीज के ऊपर, दैट इज आवर बसेस। ठीक है, अब बसेस क्या होती है जरा हम लोग ये समझते हैं। देखो बेटा, हमारे को ये बात समझना जरूरी है कि जैसे कि अभी मैंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी ना, तो रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है कि भाई एक जब कस्टमर आता है तो वो अपनी टेबल रिजर्व करवाता है। टेबल रिजर्व करवाने के बाद उसको ऊपर ले जाया जाता है और वो अपनी टेबल के ऊपर बैठ जाता है। अब ऊपर ले जाने का मतलब ये कि भाई अगर मैं से एज्यूम करो अगर रेस्टोरेंट ऊपर है, अगर रेस्टोरेंट नीचे हो तो भाई नीचे ही उसको बिठा दिया जाएगा उसकी टेबल के ऊपर। अब होगा क्या कि वहां पे जब कस्टमर आता है तो उसको जो है ना वो ऑर्डर लिया जाता है, एक वेटर आता है, वो क्या करता है ऑर्डर लेता है उससे। ठीक है, क्वांटिटी पूछता है, हर आइटम कितनी मंगवानी है, ऑर्डर लेता है, और वो ऑर्डर जो है ना वो जाके शेफ को दे देता है। ठीक है, जब शेफ ऑर्डर प्रिपेयर कर लेता है तो शेफ क्या करता है, उसी वेटर को वापसी बुलाता है और वो ऑर्डर जो है ना उसको दे देता है, बोलता है जाओ जाके उसकी कस्टमर की टेबल के ऊपर रख के आ जाओ ऑर्डर। वेटर क्या करता है कि वो ऑर्डर उठाता है और वो जो है ना भाई उस शेफ से लेके उसकी टेबल पे, कस्टमर की टेबल के ऊपर वो ऑर्डर सर्व कर देता है। कस्टमर खाना वाना खाता है, एंजॉय करता है, और खाना खाने के बाद क्या करता है, कस्टमर वेटर को वापसी बुलाता है, वेटर को बोलता है बिल ले आओ। शेफ वो जो वेटर है हमारा, वो क्या करता है, वो जाता है बिलिंग मैनेजर के पास और बिलिंग मैनेजर को बोलता है भाई इस टेबल का ना मुझे बिल निकाल के दे दो। बिलिंग मैनेजर क्या करता है, उसको बिल निकाल के देता है, लेट्स से ATM कार्ड वाली मशीन देता है, बोलता है जाओ तो तुम इसका बिल कर दो। और वेटर हमारे पास आता है आपकी टेबल तक, बोलता है सर ये बिल हुआ, आप उसको कैश दे दो, कार्ड दे दो, आपका बिल पंच करता है और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि आपका जो बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो काम है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि भाई हमारे पास जो शेफ से डिश उठाने तक का हमारे और हमारी टेबल तक रखने का जो सफर था, या हमारे से ऑर्डर लेने तक का और शेफ तक ऑर्डर मतलब उसको ऑर्डर बताने का तक का जो सफर था, वो किसने तय करा बेटा? वेटर ने तय करा। इसी तरह से हमारे से भाई हमारा बिल मांगने से लेके उसको बिल लेने तक, जो मिल्क मैनेजर से वो बिल लेने जाता है और हमें बिल लाके देता है, तो वो वाला जो सफर है, वो वाला जो रास्ता है, वो कौन तय कर रहा है बेटा? वेटर तय कर रहा है। तो जो वेटर वाला जो काम है ना, वो बेसिकली हमारे पास बेटा बसेस करती है। यहाँ पे हमारे मॉडल के अंदर जो हम लोग अभी रेस्टोरेंट वाली पूरी एग्जांपल समझ रहे थे, उसके अंदर जो वेटर वाला काम है वो कौन कर रहा है बेटा? हमारे पास बसेस कर रही है। बसेस बेसिकली किस लिए यूज होती है भाई? हमारे पास बसेस डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड कंप्यूटर। अब मुझे अगर डेटा भाई कंट्रोल यूनिट से भाई CPU पहुंचाना है, कंट्रोल यूनिट से भाई मेमोरी यूनिट के अंदर पहुंचाना है, मेमोरी यूनिट से जो है ना वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाना है, अगर इनके बीच में मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो कौन ट्रांसफर करेगा बेटा? बसेस ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि हमारे पास वेटर खाना ट्रांसपोर्ट करा था, बिल ट्रांसपोर्ट करा था मेरे और बिलिंग मैनेजर के बीच में, खाना ट्रांसपोर्ट करा था मेरे और शेफ के बीच में। तो इस तरह से जो हमारे पास बसेस होंगी ना बेटा, वो हमारे पास कंपोनेंट्स बिटवीन कंप्यूटर के अंदर ना डेटा को ट्रांसपोर्ट करेंगी। जैसे कंट्रोल यूनिट से हमारे पास मेमोरी यूनिट तक डेटा आया, मेमोरी यूनिट से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक डेटा आया, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से वापसी प्रोसेसर तक डेटा गया, प्रोसेसर से वापसी मेमोरी यूनिट के अंदर डेटा आया। तो ये जो सारे डेटा का जो बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ये सारी कौन कर रहा है बेटा? बसेस कर रही है। इसको यूजुअली हम लोग कहते हैं बसेस आर यूजुअली कंसिडर्ड एज द हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि रोड्स की तरह ना ये क्या करती है? डेटा को ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये हमारे पास हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी जानी जाती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि बसेस जो है ना बेसिकली पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज करती है, जो हम लोग ने सीखा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि भाई पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है कि डेटा जो है ना वो पैरेलली ट्रांसमिट होता है, मतलब एक के बाद एक बिट ट्रांसमिट नहीं होती, बहुत सारी बिट्स मल्टीपल लाइंस के ऊपर ट्रांसमिट होती है। तो हम लोगों ने उस वक्त पढ़ा था कि भाई पैरेलल ट्रांसमिशन का एप्लीकेशन क्या है, कि भाई इट इज यूज्ड, मतलब पैरेलल ट्रांसमिशन की हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ी थी कि इट इज यूज्ड इन बसेस एंड फ्रेश डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। तो ये हमारे पास बसेस की जो है ना वो आ गई कि भाई बसेस के अंदर पैरेलल ट्रांसमिशन यूज होती है।
अब बसेस जो है ना बेटा, उसके अंदर हमारे पास 3 तरह की बसेस आती है। मतलब हम लोग ने वेटर की भी बात करें तो समझ लो कि वेटर की 3 मिसाल है, 3 तरह के वेटर है। एक वेटर लेट्स से भाई खाना ट्रांसपोर्ट करता है, एक वेटर लेट्स से बिल ट्रांसपोर्ट करता है, एक वेटर लेट्स से ऑर्डर लेता है। तो अगर इस तरह के मैं 3 वेटर्स बना दूं तो मेरे पास बसेस भी इस तरह से 3 तरह की है। पहली बस मेरे पास कौन सी बेटा? डेटा बस। डेटा बस हमारे पास कौन सी बस होती है? ये वो बस होती है बेटा जो कि बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि डेटा दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, मतलब डेटा जो है ना वो जा भी सकता है और डेटा आ भी सकता है। मतलब अगर लेट्स से मैं बात करता हूँ भाई प्रोसेसर और लेट्स से मेमोरी यूनिट की बात करता हूँ, ठीक है, तो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी में भी जा सकता है और मेमोरी से डेटा प्रोसेसर के अंदर भी आ सकता है। तो ये हमारे पास डेटा बस है। अच्छा, एड्रेस बस जो होती है ना, वेरएस वो यूनि डायरेक्शनल होती है। यूनि डायरेक्शनल का मतलब है कि डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि भाई प्रोसेसर से लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रोसेसर से लेट्स से मेमोरी यूनिट के अंदर ही सिर्फ डेटा जा रहा है, ठीक है, और एड्रेस जा रहा है, इसके अलावा और नहीं जा सकता। मतलब मेमोरी से प्रोसेसर नहीं आ सकता। तो यूनि डायरेक्शनल हो गया ये। और कंट्रोल बस भी बेटा हमारे पास बाई डायरेक्शनल है। इसका मतलब क्या है कि डेटा दोनों डायरेक्शंस के अंदर ट्रैवल करेगा। अच्छा, अब डेटा बस का क्या काम है भाई? डेटा बस का देखो नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? डेटा से स्टार्ट हो रहा है। तो याद करने का तरीका क्या है कि भाई डेटा बस किससे स्टार्ट हो रहा है? डेटा से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब डेटा बस क्या एक्सचेंज करेगा भाई? क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करेगा? डेटा ट्रांसपोर्ट करेगा। किसके बीच में ट्रांसपोर्ट करेगा? बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर करेगा। अच्छा, एड्रेस बस का नाम कैसे स्टार्ट हो रहा है बेटा? एड्रेस से। तो इसका मतलब ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा? एड्रेस ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एड्रेस बस क्या करता है? हमारे पास सिग्नल्स, बेसिकली मेमोरी एड्रेस ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो जितने भी एड्रेस मंगवाना होता है आपको, कि लेट्स से एक मिसाल है कि भाई मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन लेट्स से स्टोर करी हुई है कहीं अपने लैपटॉप के अंदर। तो अगर मैंने इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं स्टोर करी हुई तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा ना मेमोरी के अंदर कि भाई ये इंस्ट्रक्शन मेरे लैपटॉप के अंदर इस जगह पे स्टोर हुई हुई है। तो वो जो एड्रेस होगा बेटा, वो एड्रेस जो है ना वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट होगा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है? कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस क्या करती है? कंट्रोल बस बेसिकली आपने देखा होगा यार, हमारे पास के मैनेजर्स के पास ज्यादातर वॉकी टॉकी होता है। अब मैनेजर क्या करता है? वॉकी टॉकी के थ्रू जो है ना वो भाई शेफ को बोल रहा होता है कि भाई इस टेबल के ऊपर खाना नहीं आया, इस टेबल का ये मसला है। लेट्स से भाई वो जरा शेफ को बोल रहा है कि भाई तुम्हारे खाने के अंदर ये टेस्ट का मसला आ रहा है। क्लीनिंग मैनेजर को वॉकी टॉकी के थ्रू बोलता है कि यार यहाँ पे जना तुमने जना वो क्लीनिंग कटी, यहाँ पे मसला आ रहा है। तो ये जो हमारे पास कंट्रोल बस वाला जो काम है ना बेटा, हमारे पास वॉकी टॉकी वाला काम है। समझ लो कि मैनेजर बेसिकली क्या कर रहा है कि कंट्रोल सिग्नल्स दे रहा है उसको। कंट्रोल सिग्नल्स का क्या मतलब है कि वो इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और इंस्ट्रक्शंस जिस वॉकी टॉकी के थ्रू दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल बस। ये कंट्रोल बस क्या करती है? बेसिकली सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट करती है कि भाई किस कंपोनेंट को क्या काम करना है। जब ये कंट्रोल यूनिट बताता है हमारे को ना, कंट्रोल यूनिट क्या करता है भाई? सबको बताता है ना कि भाई तुम्हें आज क्या काम करना है। मैं जब बताया था तुम लोगों को कि भाई मैनेजर क्या कहता है भाई, हर बंदे को बताता है कि भाई तुम्हें आज क्या काम करना है। तुम्हें हायरार्की बता देता है कि भाई आज इस बंदे को ये काम करना, आज इस बंदे को ये काम करना, आज इस बंदे को ये काम करना है। हर बंदे को एक टास्क डेलीगेट करता था कंट्रोल यूनिट। तो जो टास्क डेलीगेट करेगा वो किसके थ्रू करेगा बेटा? कंट्रोल बस के थ्रू करेगा। और कंट्रोल बस जैसे मैनेजर है ना, मैनेजर की मिसाल है कि भाई मैनेजर वॉकी टॉकी भी बोलता है। तो इस तरह से जब कंट्रोल यूनिट किसी को टास्क डेलीगेट करेगी तो कंट्रोल बस के थ्रू करेगी। मतलब अगर उसको किसी को बताने के भाई तुम्हें ये काम करना है आज, तो भाई उसको बताएगी किसके जरिए? कंट्रोल बस के जरिए बताएगी। कंट्रोल बस को बोलेगी जाओ जाके इसको ये पैगाम दे दो। समझ लो एक पोस्ट ऑफिस हो गया। तुमने खत लिखा, लेट्स से भाई कंट्रोल यूनिट ने खत लिखा किसी भी कंपोनेंट को। कंट्रोल यूनिट ने अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को खत लिखा कि भाई तुम्हें आज ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो खत किसके जरिए जाएगा? कंट्रोल बस के जरिए जाएगा। ये बात समझ लो। तो ये हमारे पास कंट्रोल बस का काम है कि ये क्या करता है? इट इज यूज्ड टू कैरी सिग्नल्स व्हिच आर यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द कंप्यूटर्स एक्टिविटीज। ठीक है, जो कि कंप्यूटर की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो सिग्नल्स होते हैं वो उसको कैरी करता है। तो ये बेटा हमारे पास बसेस थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रजिस्टर्स को कवर करेंगे और रजिस्टर्स के बाद हम लोग इसका फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। थैंक यू।